उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनपुर में खेत खलिहान, पगडंडियां और तालाबों के बीच दो बच्चे बड़े हो रहे थे, नीरज और नीसा। नीरज गांव के एक साधारण किसान का बेटा था। उसके पिता राम सागर दिन रात खेतों में मेहनत करते और माँ सावित्री घर संभालती। नीरज बचपन से ही चंचल, हंसमुख और पढ़ाई में तेज था। नीसा गांव के स्कूल के मास्टर जी की बेटी थी। उसका घर नीरज के घर से कुछ ही दूरी पर था। नीसा शांत, सीधी और बहुत समझदार लड़की थी। दोनों का बचपन एक ही स्कूल, एक ही तालाब के किनारे और एक ही पगडंडी पर खेलते कूदते बीता। बचपन की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती चली गई। खेतों में आम तोड़ना, तालाब में नाव बनाना, बरसात के दिनों में कीचड़ से खेलना, ये सब उनकी यादों का हिस्सा बनते चले गए। निशा और नीरज काफी ज्यादा समझदार। एक दिन नीरज बोला, निशा, तुम्हें कितना याद हो गया है? निशा ने उत्तर दिया, मुझे काफी ज्यादा याद हो गया। निशा बोली, नीरज तुम बताओ, तुम्हें कितना याद है? नीरज ने जवाब दिया, मुझे सब याद है। गांव का छोटा स्कूल जर्जर भवन में चलता था। बरसात में छत टपकती, गर्मी में पंखे काम नहीं करते और कभी कभी तो मास्टर जी भी छुट्टी कर लेते। लेकिन नीरज और नीसा दोनों में पढ़ाई के प्रति लगन थी। नीसा के पिता अक्सर कहा करते, बेटी, पढ़ाई ही इंसान का सबसे बड़ा धन है। खेत बारी तो आंधी में उजड़ सकती है, पर ज्ञान कभी नहीं जाता। नीरज यह सुनकर और प्रेरित होता। उसकी आंखों में सपना था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनेगा और अपने गांव का नाम रोशन करेगा। जहां नीसा का परिवार थोड़ा स्थिर था, वहीं नीरज के घर की हालत बहुत कमजोर थी। उसके पिता की आमदनी सिर्फ खेतों तक सीमित थी। बरसात कम हो जाती तो फसलें चौपट और कभी ज्यादा हो जाती तो बाढ़ से खेत डूब जाते। कई बार ऐसा हुआ कि नीरज को स्कूल की फीस भरने के लिए उसकी माँ ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए, लेकिन नीरज ने कभी हार नहीं मानी। नीसा हमेशा उसकी मदद करती। एक दिन निशा नीरज के घर आई। हेलो नीरज, कैसे हो? नीरज उदास मन से बोला, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो निशा? तुम ठीक नहीं लग रहे हो। क्या बताऊंगा निशा, मेरे घर की स्थिति कैसी है। मेरे पास किताबें नहीं। निशा बोली, तुम नाराज क्यों होते हो? मैं हूं ना, आखिरकार मैं किस काम आऊंगी? मैं तुम्हें कल बुक लाकर दे दूंगी। तुम परेशान मत होया करो, हम सच्चे दोस्त हैं। किसी भी चीज की जरूरत पड़े मुझे बोल दिया करो। नीरज बोला, थैंक यू निशा, तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए, उनकी दोस्ती और गहरी होती चली गई। गांव में लोग बातें बनाने लगे। देखो, मास्टर जी की बेटी और किसान का बेटा रोज साथ साथ स्कूल जाते हैं। कहीं ये दोस्ती मोहब्बत में न बदल जाए। गांव की सोच तंग थी। नीसा के माता पिता भी धीरे धीरे सावधान रहने लगे, पर नीसा जानती थी कि नीरज का इरादा नेक है। वह सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना चाहता है। जब हाई स्कूल की परीक्षा आई तो नीरज और नीसा ने दिन रात पढ़ाई की। बिजली गांव में कम ही रहती थी, इसलिए नीरज अक्सर मिट्टी के दिए और लालटेन की रोशनी में पढ़ता। परीक्षा का परिणाम आया तो पूरे गांव में हलचल मच गई। नीसा ने जिला स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया। नीरज ने पूरे जिले में टॉप किया। गांव के लोग दंग रह गए। अखबारों में नीरज की तस्वीर छप गई। गांव के प्रधान तक ने आकर उसके परिवार को बधाई दी। नीरज का सपना अब और बड़ा हो गया। उसने तय किया कि वह शहर जाकर पढ़ेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेगा। लेकिन उसके घर की हालत खराब थी। फीस, किताबें, रहन सहन, सबके लिए पैसे चाहिए थे। तभी नीसा के पिता ने मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने कहा, राम सागर भाई, चिंता मत कीजिए, नीरज में प्रतिभा। राम सागर की आंखों से आंसू बह निकले। नीरज ने प्रण किया कि वह इस एहसान को कभी नहीं भूलेगा। राम सागर ने, आप मास्टर जी भगवान के रूप में आए हो, आपका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। आपने हमारी झोली में खुशियां गैर दी। शहर आकर नीरज को पहली बार समझ आया कि गांव और शहर में कितना फर्क है। यहाँ बड़े बड़े स्कूल, कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी थी, लेकिन प्रतिस्पर्धा भी उतनी ही कठिन थी। नीसा भी इंटर की पढ़ाई के लिए शहर आ गई। दोनों अलग अलग कॉलेजों में पढ़ते, पर एक दूसरे से मिलते रहते। नीसा हमेशा नीरज को प्रोत्साहित करती। तुम्हें हारना नहीं है नीरज, याद रखो तुम्हारे पीछे पूरा गांव उम्मीद लगाए बैठा है। धीरे धीरे समय बीता।
निशा के घर वाले उसकी शादी की बात करने लगे। उन्हें लगता था कि बेटी अब बड़ी हो गई है और उसे जल्दी अच्छे घर में ब्याह देना चाहिए। जब निशा ने विरोध किया और नीरज का नाम लिया तो घर में तूफान मच गया। मास्टर जी बोले, बेटी हम किसान के बेटे से तुम्हारी शादी नहीं कर सकते। समाज क्या कहेगा, हमें हमारी इज्जत प्यारी है। निशा ने रोते हुए कहा, पिताजी, इज्जत इंसान के कर्मों से होती है, जाति बिरादरी से नहीं। नीरज मेहनती है, ईमानदार है, एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन समाज की जंजीरें बहुत मजबूत थीं। कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार नीरज का सपना पूरा हुआ। उसने आईएएस की परीक्षा पास कर ली और पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। गांव में फिर से खुशी की लहर दौड़ गई। अखबारों और टीवी चैनलों पर नीरज का नाम छा गया। गांव का हर बच्चा अब उसे आदर्श मानने लगा। निशा ने भी पढ़ाई पूरी की और शिक्षिका बन गई। लेकिन उसके माता पिता ने उसकी शादी गांव के ही एक बड़े घराने में करा दी। निशा ने चुपचाप अपने माता पिता की खुशी के लिए यह बलिदान दे दिया। नी वादा किया, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं अपनी सफलता से साबित करूंगा कि सच्ची दोस्ती और विश्वास कभी हारते नहीं। नीरज ने अफसर बनने के बाद सबसे पहला काम अपने गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधारने का किया। उसने स्कूलों में नए भवन बनवाए, बच्चों को मुफ्त किताबें और छात्रवृत्ति दिलाई। वह हमेशा कहा करता, अगर निशा और उसके पिता ने मेरा साथ न दिया होता तो शायद मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। कई साल बाद जब नीरज गांव लौटा तो उसकी मुलाकात निशा से हुई। वह अब 2 बच्चों की मां थी, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। नीरज ने कहा, निशा, तुम्हारा सपना पूरा हुआ। निशा मुस्कुराई और बोली, नहीं नीरज, यह तुम्हारी मेहनत का फल है। मैंने तो सिर्फ एक दोस्त का फर्ज निभाया था। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दोनों के दिल में सुकून था। 10 साल बाद वे दोनों एक शादी में मिले। नीरज ने निशा को अकेली देखा तो वह उसके पास कुर्सी पर जाकर बैठे गया। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को देखकर अनदेखा करते रहे। दोनों ने 7 वर्ष साथ गुजारे थे। झगड़ों के अलावा कुछ मिठी यादें भी दोनों के दिलों में बसी हुई थीं। आखिर नीरज ने ही बात, कैसी हो निशा? निशा अभिमान के साथ बोली, मजे में हूँ। दूसरी शादी को 9 साल हो गए हैं, 2 बच्चे भी हैं। नीरज ने गौर से उसका चेहरा देखा। वह पहले से बहुत ज्यादा दुबली पतली हो गई थी। चेहरे पर जरा भी रौनक नहीं थी, न शरीर पर महंगे कपड़े थे। वह सोचने लगा कि जब उसके साथ रहती थी तब कितनी सुंदर थी। नीरज को अपनी ओर ताकते देखकर वह दूसरी तरफ देखने लगी। फिर खुद को नियंत्रित करते हुए बोली, तुम कैसे हो और हमारा बच्चा कैसा है? नीरज भी अकड़ के साथ बोला, मैं भी मजे में हूँ। दूसरी शादी को 6 वर्ष हो गए हैं, एक बेटी भी है और हमारा बंटी अब 9वीं कक्षा में हो गया है। मेरी पत्नी भी बहुत अच्छी है, हम दोनों बहुत खुश हैं। ये सुनकर निशा को जलन हुई, मगर उसने चेहरे पर उजागर नहीं होने दिया। मगर उसने गौर से नीरज का चेहरा देखा। ऐसे लग रहा था जैसे 40 साल की उम्र में बूढ़ा हो गया हो। सर के सारे बाल सफेद हो गए थे। ढाई के कारण ऊपर से काले थे, मगर नीचे जड़ों में सफेदी साफ दिख रही थी। पेट भी काफी निकल आया था। फिर वे काफी देर तक चुपचाप बैठे रहे। शादी के कार्यक्रम में दोनों दिन भर करीब ही रहे, मगर बातें और नहीं हो पाईं। मगर जब दोनों अपने अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे, वह उदास होकर बोला, जिंदगी वही थी जो तेरे। निशा बोली, क्या? वह उदास होकर बोला, जिंदगी वही थी जो तेरे साथ गुजरी, अब तो दिन काट रहा हूं। इतना सुनते ही निशा के दिल में खुशी और दुख का मिलाजुला गुब्बार सा फूटा। ऐसे लगा जैसे गले में कुछ फंस गया। वह आंसुओं को जबरन रोकते हुए बोली, मैं भी पछता रही हूँ। एक शराबी और गंदा आदमी पल्ले पड़ गया है। रो रो कर दिन काट रही हूँ। नीरज ने भर आई आंखों का पानी छुपाने के लिए मुंह दूसरी तरफ कर लिया। फिर बोला, हम दोनों मूर्ख थे जो छोटी छोटी बातों को बड़ी बनाकर अलग हो गए। मैं आज तुम्हें इतना ही कहना चाहता हूं कि तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे साथ गुजरे लम्हों की यादों में दिन बिता रहा हूं। निशा रो पड़ी। रोते रोते बोली, मैं भी उन्हीं पलों को याद करके जी रही हूँ। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव
रामपुर में चौधरी रामनिवास का परिवार रहता था। खेती किसानी वाला साधारण परिवार था, लेकिन गांव में उनका सम्मान था क्योंकि रामनिवास पढ़े लिखे, ईमानदार और मददगार किस्म के इंसान थे। उनकी पत्नी सावित्री देवी घर की पारंपरिक और सख्त औरत थीं। रामनिवास के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा राकेश और छोटा बेटा दिनेश। दोनों ने पढ़ाई शहर में की थी, लेकिन राकेश नौकरी के सिलसिले में वहीं का हो गया और गांव लौटकर केवल त्योहारों पर ही आता। दिनेश खेती किसानी में पिता का हाथ बटाता था। गांव में अक्सर लोग कहते, देखो राकेश शहर का बाबू बन गया है, अब तो उसकी शादी भी किसी बड़े घर में होगी। सावित्री देवी गर्व से सीना चौड़ा करती और सोचती कि उनकी बहू जरूर शिक्षित, सलीकेदार और संपन्न घर से आएगी। राकेश की शादी शहर की पढ़ी लिखी लड़की सुषमा से तय हुई। सुषमा बीएड पास थी और पढ़ाने का शौक रखती थी। उसके पिता भी शहर में नौकरी करते थे। शादी धूमधाम से हुई। शादी के बाद जब सुषमा पहली बार गांव आई तो गांव की औरतें उसे देखने उमड़ पड़ीं। कोई उसकी साड़ी की तरफ देखता, कोई बोलचाल पर। अरे ये तो बिल्कुल शहर की बहू लगती है, हाथ में मेहंदी, आंखों में काजल और चाल ढाल में नखरा। सावित्री देवी को भी अपनी बहू पर गर्व था, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें लगता कि कहीं यह बहू उनकी परंपराओं को न तोड़ दे। शादी के बाद सुषमा ने देखा कि गांव का रहन सहन शहर से बिल्कुल अलग है। सुबह सूरज निकलते ही सब काम में जुट जाते। औरतें कुएं से पानी भरती, चूल्हे पर रोटियां सेंकती। सुषमा शुरू में थोड़ी हिचकिचाई। उसे गैस चूल्हे की आदत थी, लेकिन यहाँ लकड़ी उपले जलाकर खाना बनाना पड़ता। एक दिन उसने कहा, हाँ जी, अगर गैस सिलेंडर रख लिया जाए तो काम आसान हो जाएगा। सावित्री देवी नाराज हो गईं। अरे बहू, गांव में यही रिवाज है। उपले की रोटी का स्वाद शहर की गैस पर कहाँ मिलेगा। धीरे धीरे परंपरा और आधुनिकता के बीच खींचतान शुरू हो गई। गांव की औरतें सुषमा से ईर्ष्या करने लगीं। देखो देखो, शहर से आई है तो हाथ में कंगन चमकते रहते हैं, खेत खलिहान का काम तो आता ही नहीं होगा। सुषमा भी कई बार अकेली महसूस करती। उसे लगता कि उसकी पढ़ाई लिखाई यहाँ किसी काम की नहीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव की बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया। खेतों के बीच छोटे से आंगन में उसने रोज शाम को कक्षा लगा दी। धीरे धीरे गांव की बच्चियां उत्साहित होने लगीं। सुषमा के इस कदम से गांव के लोग प्रभावित हुए, लेकिन कुछ औरतों ने फिर भी ताने कसना जारी रखा। ये बहू तो नौकरी करने के बहाने घर के काम से बचती है। सावित्री देवी चाहती थीं कि सुषमा सिर्फ घर और परंपराओं पर ध्यान दे। एक दिन उन्होंने सख्त लहजे में कहा, बहू, ये पढ़ाना लिखाना छोड़ो, घर गृहस्थी पर ध्यान दो। गांव में यही मान सम्मान है। सुषमा चुप हो गई, लेकिन उसके मन में टीस रह गई। उसने सोचा, क्या औरत का जीवन सिर्फ चूल्हा चौका और परंपरा तक ही सीमित है? इससे सास बहू के बीच खटास बढ़ने लगी। राकेश जब गांव आता तो माहौल देखकर परेशान हो जाता। एक दिन गांव में बड़ी समस्या आ गई। गांव का स्कूल किसी वजह से बंद हो गया और बच्चे पढ़ाई से वंचित हो गए। गांव के लोग परेशान थे। तभी सुषमा आगे आई और उसने बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई। वह सुबह शाम खेत के किनारे बनी झोपड़ी में बच्चों को पढ़ाने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई। बच्चे पढ़ाई में अच्छे अंक लाने लगे। धीरे धीरे गांव वाले समझने लगे कि शहर की बहू केवल दिखावे की नहीं, बल्कि उनके बच्चों का भविष्य संवारने वाली है। अब वही औरतें जो कभी ताने कसती थीं, कहने लगीं, चौधरी की बहू ने तो कमाल कर दिया, हमारे बच्चों को पढ़ाकर गांव का नाम रोशन करेगी। सावित्री देवी का भी दिल बदल गया। उन्होंने बहू को गले लगाते, बहू, मैं तुझसे नाराज थी, पर आज समझा कि तू सच में घर की लक्ष्मी है। समय के साथ सुषमा गांव में एक मिसाल बन गई। उसने यह साबित कर दिया कि शहर की बहू गांव की मिट्टी में घुलकर भी बदलाव ला सकती है। गांव की लड़कियां अब सपने देखने लगीं, हम भी पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे।